नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे संस्कृति एवं संप्रेषण के भाग 3 यानी आखिरी हिस्से पर। इस सत्र के चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे अनुवाद और संस्कृति के बीच अंतर संबंध, अनुवाद में संस्कृति तथा संप्रेषण की उपयोगिता, बहुसांस्कृतिक समाज और अनुवाद के बीच अंतर संबंध। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि अनुवाद और संस्कृति के बीच क्या अंतर संबंध है, अनुवाद में संस्कृति तथा संप्रेषण की क्या उपयोगिता है और बहुसांस्कृतिक समाज और अनुवाद के बीच क्या अंतर संबंध है। जैसा कि मैंने चर्चा की कि इस विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है। भाग 2 में हमने चर्चा की थी संस्कृति से अभिप्राय, संप्रेषण एवं संस्कृति के बीच संबंध और संस्कृति की विशेषताएं, और संस्कृति एवं संप्रेषण भाग 3 यानी इस आखिरी सत्र में हम चर्चा करेंगे अनुवाद और संस्कृति के बीच अंतर संबंध, अनुवाद में संस्कृति तथा संप्रेषण की उपयोगिता और बहुसांस्कृतिक समाज और अनुवाद के बीच अंतर संबंध। अनुवाद और संस्कृति के बीच अंतर संबंध, इससे पहले हमने चर्चा किया, दोनों सत्रों में हमने जाना कि संप्रेषण किसे कहा जाता है, संस्कृति से क्या अभिप्राय है, संप्रेषण और संचार में क्या अंतर है, संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार संस्कृतियां एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से भिन्न होती है, संस्कृतियों का निर्माण किस प्रकार होता है, और अब हम देखेंगे कि अनुवाद में संस्कृति का क्या अर्थ है या संस्कृति और अनुवाद के बीच क्या अंतर संबंध है। हमने ये भी जाना कि विभिन्न संस्कृतियाँ विभिन्न भाषाओं को जन्म देती हैं या विभिन्न भाषाओं की अपनी संस्कृतियाँ होती हैं और किस प्रकार इन संस्कृतियों के बीच संबंध स्थापित करने का काम भाषाएं करती हैं, और भाषाएं किस प्रकार अपनी विभिन्नता के कारण एक सीमा के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि वो उनकी अपनी सीमा आ जाती है और वो एक तरह से अक्षम हो जाती हैं। तब ऐसी स्थिति में अनुवाद संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए या संस्कृतियों के बीच संवाद कायम करने के लिए जो महत्वपूर्ण इकाई है उसे हम अनुवाद के रूप में जानते हैं। तो हम अब जानेंगे अनुवाद और संस्कृति के बीच क्या अंतर संबंध है। अनुवाद और संस्कृति का संबंध बहुत पुराना है। यूँ कहें कि संस्कृति के ज्ञान के बिना अनुवाद संभव नहीं तो अतिशयोक्ति न होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुवाद संप्रेषण का ही एक माध्यम है। अनुवाद के माध्यम से किसी समाज की संस्कृति अथवा साहित्य किसी नई संस्कृति अथवा समाज से जुड़ पाती है। इस प्रकार अनुवाद संस्कृतियों के संप्रेषण का कार्य करता है। हम जानते हैं कि अनुवाद करने के लिए केवल 2 भाषाएं ही नहीं बल्कि 2 संस्कृतियों का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है। पश्चिम में बाइबल के अनुवाद को लेकर चली लंबी बहस के विषय में आपने अवश्य जाना होगा। बाइबल के संदर्भ में जो अनुवाद को लेकर जो बहस हुई और जिसको हम देख सकते हैं कि अनुवाद के जो पश्चिमी सिद्धांत हैं, अनुवाद के सिद्धांत जो मूलतः जिसकी शुरुआत पश्चिम से ही देखने को मिलती है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण बाइबल के अनुवाद को लेकर रहा। और बाइबल के अनुवाद को लेकर जो बहस थी वही है कि बाइबल का अनुवाद शाब्दिक अनुवाद किया जाए, शब्द प्रति शब्द अनुवाद किया जाए या भावानुवाद किया जाए। तो ये जो भावानुवाद या शब्द प्रति शब्द या शाब्दिक अनुवाद को लेकर जो बहस थी उसके पीछे का कारण यही था कि बाइबल को लेकर अक्सर ही महसूस किया जाता रहा क्योंकि बाइबल एक सीक्रेट बुक है, एक होली टेक्स्ट है। तो इस तरह के एक पवित्र ग्रंथ का जब अनुवाद किया जाए तो उस ग्रंथ में का अनुवाद करते समय अनुवादक या अनुवादिका को कितनी छूट हो, क्या उस अनुवाद में केवल शब्दों के केवल अनुदित रूप मात्र दिया जाए या उसके भाव के अनुसार उसका अनुवाद किया जाए। तो भाव के आधार पर जो अनुवाद करने का जो संदर्भ है जिसको लेकर के बहस हुई और जिस पर हम देखते हैं कि वर्तमान में भी हम साहित्य के संदर्भ में जब अनुवाद की बात करते हैं, विभिन्न संदर्भों में जब अनुवाद की बात करते हैं तो हम भावानुवाद अनुवाद का संकेत करते हैं। तो जो भावानुवाद का जो रणनीति है अनुवाद की, वो मूलतः अनुवाद करते समय अनुवाद को सांस्कृतिक आधार पर को ध्यान में रखते हुए या 2 विभिन्न पाठों की संस्कृतियों के आधार पर अनुवाद कर्म को किए जाने की ओर संकेत करती है। तो शाब्दिक अनुवाद बनाम भावानुवाद की बहस मूलतः शाब्दिक तथा सांस्कृतिक अनुवाद के बीच की बहस ही है। किसी पाठ का भावानुवाद तभी संभव है जब अनुवादक मूल के साथ लक्ष्य भाषा की संस्कृति को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम शब्द प्रति शब्द अनुवाद की बात करते हैं या हम शाब्दिक अनुवाद की बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि खासतौर पर शब्द प्रति शब्द अनुवाद भी और अगर हम शाब्दिक की भी यदि हम बात करें तो इस स्थिति में होता अक्सर ये है कि अनुवादक या अनुवादिका जो पाठ उनके सामने है उसका
केवल उसका दूसरी भाषा में भाषांतरण मात्र केवल कर देते हैं, और जिसे करने के लिए दो भाषाओं को ज्ञान के साथ साथ उन दोनों भाषाओं के शब्दकोशों के प्रयोग की सहायता से काफ़ी हद तक काम हो जाता है। लेकिन जब हम किसी पाठ के भाव के अनुवाद की बात करते हैं, यानी जब हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस भाषा में ये पाठ जाए, या इसको हम संप्रेषण के स्तर पर देखें तो हमने संप्रेषण की जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसकी चर्चा की थी कि संप्रेषण तभी प्रभावकारी होता है जब वक्ता यानी कि जो मूल पाठ है श्रोता तक तभी बेहतर तरीके से पहुंच पाएगा जब उसका संदेश स्पष्ट हो और संदेश का माध्यम बहुत स्पष्ट हो, यानी कि संदेश का माध्यम बहुत प्रभावकारी हो। तो ये माध्यम हम अनुवाद के संदर्भ में देख सकते हैं कि जब हम अनुवाद करते हैं यानी कि हम वक्ता के कथन को श्रोता तक यानी लक्ष्य स्रोत पाठ के कथन को लक्ष्य पाठ तक या लक्ष्य श्रोताओं या पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो जो हमारा संदेश है उसको पहुंचाने का जो माध्यम है यानी अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं वो कितना हमने प्रभावकारी तरीके से उनका हमने इस्तेमाल किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुवाद करते समय खासतौर पर जब कोई पाठ जिसकी अपनी एक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वह सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद हो, इतिहास का अनुवाद हो, सामाजिक साहित्य का अनुवाद हो, तो इस तरह के साहित्य के अनुवाद में केवल अनुवाद कर देना मात्र ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि ये देखा जाना ज़रूरी होता है कि जिस पाठ का हम अनुवाद कर रहे हैं वे पाठ अपने पूरे भाव के साथ दूसरी भाषा में अपना स्थान प्राप्त कर सका या नहीं, यानी वह संदेश उतना ही प्रभावकारी रहा या नहीं जितना कि हमने उसके संप्रेषण, क्योंकि हमने जाना कि संप्रेषण वास्तव में अनुवाद ही है, यानी अनुवाद को हम संप्रेषण कह सकते हैं और संप्रेषण ही अनुवाद है। तो संप्रेषण और अनुवाद एक दूसरे के पूरक हैं, और जब हम संप्रेषण के ही दूसरे नाम अनुवाद की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया में जो प्रभावकारिता जिसका हमने जिक्र किया था पिछले सत्रों में उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक अनुवाद में अनुवादक या अनुवादिका पाठ की संस्कृति, उसकी भाषाई, खान पान, रीति रिवाज, मान्यताओं संबंधी विविधता को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और लक्ष्य भाषा में उसका समतुल्य ढूंढने का प्रयास करते हैं। विनय तथा डाबरनेट द्वारा बताई गई अनुवाद पद्धतियों में मॉड्यूलेशन, समतुल्यता, रूपांतरण आदि जो प्रकार हैं वे मूलतः सांस्कृतिक अनुवाद के ही उदाहरण हैं। समतुल्यता के विषय में यूजीन नाइडा विस्तार से लिखते हैं, ट्रांसलेशन कंसिस्ट इन रिप्रोड्यूसिंग द रिसेप्टर लैंग्वेज द क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट ऑफ द सोर्स लैंग्वेज, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। तो अनुवाद में जो निकटतम समतुल्य की जिस अवधारणा की संकेत किया यूजीन नाइडा ने अपने महत्वपूर्ण काम में, उसमें जो निकटतम समतुल्य है जिसे हम क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट की बात करते हैं, उसकी अवधारणा के पीछे जो कारण था वह पाठ का सांस्कृतिक अनुवाद ही था। विनय तथा डाबरनेट जो अनुवाद चिंतक हैं उनके यहाँ जो मॉड्यूलेशन या समतुल्यता जिसे कि हम इक्विवेलेंस कहते हैं, रूपांतरण यानी अडेप्टेशन, ये जो अनुवाद के विभिन्न जो थियोरीज हैं या अनुवाद के जो विभिन्न सिद्धांत हैं या अनुवाद के प्रकार या रणनीति या पद्धति की हम बात करें तो ये सभी की सभी पद्धतियाँ मूलतः पाठ का अनुवाद करते समय मूल पाठ को ही महत्वपूर्ण न मानते हुए या कहा जाए कि मूल पाठ के भाषा के प्रति बहुत अधिक निष्ठा न रखते हुए पाठ यानी जो कंटेंट है, जो पाठ को हम एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना चाह रहे हैं उसके प्रति ज़्यादा निष्ठा की ओर संकेत करते हैं और उसके लिए वे कोशिश करते हैं कि अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार या रणनीतियाँ उनके माध्यम से पाठ को ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से संप्रेषित किया जा सके दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में। तो यूजीन नाइडा भी जिस क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट की बात करते हैं अपनी पुस्तक टूवर्ड्स द साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग में, उनका जो उद्देश्य है वह यही कि जब हम क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट यानी निकटतम समतुल्य एक भाषा के पाठ का अनुवाद दूसरी भाषा में करते समय तो जो निकटतम समतुल्य ढूंढने की जो उनकी अवधारणा है या जो उनका विचार है उसका उद्देश्य यही है कि जब हम किसी पाठ को दूसरी भाषा में स्थापित करें तो उसे इस तरीके से स्थापित करें कि लक्ष्य पाठक या श्रोता वर्ग जो है उसके साथ वही तादाद में स्थापित कर सके जैसा कि मूल पाठ के पाठक या श्रोता या जो उनका जो लक्ष्य वर्ग था उसने किया। तो इस तरीके से लक्ष्य पाठक वर्ग या लक्ष्य श्रोता वर्ग तक उस पाठ की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, जिसमें हम यूजीन नाइडा के संदर्भ में हमने बात की, क्योंकि सांस्कृतिक अनुवाद इनके अनुवाद की मूल इकाई है। अनुवाद करते समय समतुल्यता की खोज ही पाठ के सांस्कृतिक अनुवाद की ओर संकेत करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी अनुवाद तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकता जब तक कि अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं की सांस्कृतिक विविधता को न केवल समझा जाता है बल्कि उनके उचित समतुल्यों की तलाश भी की जाती है। साहित्यानुवाद में संस्कृति का महत्व सबसे अधिक है। विश्व साहित्य के बेहतरीन अनुवाद तभी बेहतरीन कहला पाए जब वे सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध रहे। तो जब हम
साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं और हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जो बेहतरीन साहित्य है वो भाषाओं के माध्यम से और अनुवाद के माध्यम से एक क्षेत्र अपनी जो भाषाई या अपनी जो कह सकते हैं भौगोलिक सीमाओं से को लांघ कर विभिन्न भाषाओं, विभिन्न समाजों और संस्कृतियों को समृद्ध करता रहा। उसका महत्वपूर्ण जो कारण था, उसका महत्वपूर्ण कारण अनुवाद ही था। तो अनुवाद के माध्यम से ही आज हम दुनिया भर में विभिन्न किस्म का साहित्य न केवल पढ़ते हैं, बल्कि उनसे न केवल भाषाएं समृद्ध हो रही है, बल्कि संस्कृतियां समृद्ध होती हैं। और हम देखते हैं कि पूरे मानव सभ्यता के विकास में जो उच्च कोटि का जो साहित्य है, विश्व साहित्य जिसे हम के संदर्भ में जब हम इसकी चर्चा करते हैं, तो किसी न किसी रूप में पूरे मानस को या पूरे मानव जगत को प्रभावित करने का काम करता है। तो ऐसे साहित्य के अनुवाद में जो अनुवाद की जो इकाई है वह सांस्कृतिक अनुवाद ही हो सकती है, क्योंकि आप जब तक किसी दूसरी संस्कृति में जब किसी पाठ को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उस पाठ को जब वहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं, तो वह तभी प्रभावकारी होगा, उसकी जो अपील होगी वो तभी उतनी प्रभावकारी होगी जैसे मूल में थी, या वह दूसरे समाज या दूसरी संस्कृति को तभी प्रभावित कर पाएगा, या दूसरे समाज में संस्कृतियाँ उसे तभी सीख पाएंगी जब वे उनकी अपनी संस्कृति में, उनकी अपनी भाषा में, उनके अपने मनस्थिति तक या उनके अपने परिवेश के अनुसार उन्हें कम्युनिकेट होगा या उन्हें संप्रेषित होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि साहित्य अनुवाद के संदर्भ में या सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का जो पाठ होता है, जिसकी भाषा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश या पृष्ठभूमि की भाषा होती है, उस तरह के पाठ में अक्सर जो अनुवाद की इकाई होती है वो सांस्कृतिक अनुवाद ही होती है, जिसे हम भावानुवाद के संदर्भ में जानते और समझते हैं। अनुवाद कार्य में संस्कृति तथा संप्रेषण की उपयोगिता। अनुवाद एक ऐसी गतिविधि है जो अपरिहार्य तौर पर न्यूनतम 2 भाषाओं तथा 2 सांस्कृतिक परंपराओं के बीच घटित होती है। हम सभी जानते हैं, जैसा कि यह कथन स्पष्ट करता है, अनुवादकों को स्थायी तौर पर सदैव स्रोत भाषा पाठ में अभिव्यक्त सांस्कृतिक पक्ष को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने की निपुणता अर्जित करने की मुश्किलों से जूझना पड़ता है। ये मुश्किलें 2 भाषाओं के बीच भाषा वैज्ञानिक रिक्तता के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अनुवादक या अनुवादिका द्वारा इस रिक्तता के संबंध में छूट गई सूचना प्रदान करना अनुवाद कार्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अनुवाद के बारे में वॉल्टर बेंजामिन का मानना है कि अनुवाद उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जो स्रोत भाषा को नहीं जानते या स्रोत भाषा के पाठ को जो नहीं पढ़ सकते। तो उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो अनुवाद करते समय इस चीज़ का बहुत ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है कि जिस पाठक वर्ग के लिए, जिस समाज विशेष के लिए साहित्य का अनुवाद किया जा रहा है वह उनके लिए सहज बोधगम्य हो, उनके लिए सहज संप्रेषणीय हो। अनुवादक अनुवादिका के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वह यही कि जब हम किसी पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं तो अक्सर 2 विभिन्न संस्कृतियों के बीच में अनुवाद होने के कारण, यदि हम भारत के संदर्भ में भी हम देखें तो भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के साहित्य के बीच जब अनुवाद किया जाता है, चाहे वे पश्चिमी संस्कृति के साहित्य का भारतीय संस्कृति में या भारतीय संस्कृति के साहित्य का पश्चिमी संस्कृति में जब अनुवाद किया जाता है, तो सांस्कृतिक रूप से इतनी विभिन्नता देखने को मिलती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें निकटतम समतुल्य भी हम उनका नहीं ढूंढ पाते या हम उनके लिए कोई बेहतर पर्याय अपनी भाषा में नहीं ढूंढ पाते। ऐसी स्थिति में अनुवादक या अनुवादिका को बहुत अधिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। और जिस भाषा वैज्ञानिक रिक्तता की ओर संकेत किया जा रहा है उसका कारण यही है कि जो कोई अवधारणा या एक मान्यता, जैसे कहा जाए कि रीति रिवाज या धर्म या अनुष्ठान के कुछ तरीके जो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति या हमारे समाज में है, चाहे वे विवाह को लेकर हों, चाहे हमारे रिश्ते नातों को लेकर हो, चाहे हमारे रहन सहन को लेकर हों, हमारे धर्म को लेकर हों, दर्शन को लेकर हों, हमारी मान्यताओं को लेकर हों, या हमारी वे सभी पहचान, वे हमारी पहचान के वे सभी चिन्ह जिसके माध्यम से एक संस्कृति अपना आकार लेती है, वे सांस्कृतिक विभिन्नताएं या विविधताएं जब हम दूसरी संस्कृति में तलाशते हैं तो हमें देखने को नहीं मिलती हैं। खासतौर पर जब मैंने कहा कि जब हम 2 बिल्कुल विभिन्न छोरों की संस्कृति की बात करते हैं, जैसे पश्चिमी और पूर्वी संस्कृति की बात करें, तो हमारे यहाँ व्यवहार को लेकर, धर्म आदि को लेकर बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि ये अवधारणाएं ही दूसरे की भाषा में उपलब्ध नहीं है। जैसे हमारी देश की या हमारे समाज की जो अवधारणाएं हैं धर्म, संस्कृति आदि को लेकर, यदि ये पश्चिमी संस्कृति या समाज में नहीं है तो वो भाषा वैज्ञानिक जो रिक्तता है उसको पूर्ण करने का काम अनुवादक के या अनुवादिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। और जिसका कि यूजीन नायडर ने जिसके संकेत किया कि निकटतम समतुल्य ढूंढकर या क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट ढूंढकर हम उस पाठ का अनुवाद कर सकते हैं। तो ये चुनौती अनुवादक या अनुवादिका के सामने बहुत बड़ी हो जाती है कि वे उसके साथ ऐसे पाठ के साथ किस प्रकार न्याय करें, कौन सी रणनीति के तहत उस पाठ का अनुवाद करें। तो इसमें जो संस्कृति और संप्रेषण के बीच जो एक तरह का कह सकते हैं कि 2 विभिन्न संस्कृतियों के बीच संप्रेषण स्थापित करने में जो अड़चनें आती हैं
उसमें अनुवादक या अनुवादिका की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसे में उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अनुवाद करते समय न केवल दो भाषाओं का ज्ञान हो, बल्कि दो संस्कृतियों के अलग अलग आयामों की पूरी जानकारी हो। और यदि ऐसा हो कि ऐसी स्थिति कहीं पैदा हो जहां दो संस्कृतियां बिल्कुल विभिन्न छोरों पर खड़ी नजर आए, तो उनके बीच में जो एक बीच का मार्ग निकालना, या जो एक तरह से कहा जाए कि अनुवाद के माध्यम से उनमें संप्रेषण करना या उनके बीच में एक संवाद स्थापित करने का जो महत्वपूर्ण काम अनुवादक या अनुवादिका से जो अपेक्षित किया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में अनुवादक या अनुवादिका अपने अनुवाद की जो इकाई है वो सांस्कृतिक अनुवाद, या कहा जाए कि भावानुवाद के माध्यम से ही वे इस तरह के पाठ के अनुवाद को अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि विनर डार्मनेट ने भी, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि अनुवाद की जो विभिन्न रणनीतियाँ भी गिनवाते हैं, जिसके अंतर्गत वे मॉड्यूलेशन की चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत वे रूपांतरण की चर्चा करते हैं, भावानुवाद की चर्चा करते हैं। या इसके अलावा हम देखते हैं कि आंद्रे लेफेवेरे भी अपने अनुवाद की एक नई रणनीति की बात करते हैं, जिसे वे रीराइटिंग कहते हैं, पुनर्सृजन कहते हैं। या सुजीत मुखर्जी के यहाँ हम देखते हैं कि वे नवसृजन की बात करते हैं, या एक तरह से कहते हैं कि न्यू राइटिंग के संदर्भ में बात करते हैं। तो अनुवाद में जब पाठ के जटिलता के अनुसार जब अनुवादक या अनुवादिका को अपनी एक रणनीति तय करनी पड़ती है, तब वह रणनीति पूरी तरीके से जिसका उद्देश्य है वह संप्रेषण करना है, पाठों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है, उनके बीच में एक संवाद का सेतु निर्मित करना है। और इस तरह वे अनुवादक या अनुवादिका, इस तरह वे अनुवाद के दौरान संस्कृति और संप्रेषण के बीच एक खूबसूरत तालमेल बिठाने का काम करते हैं, ताकि न केवल वे संवाद स्थापित कर पाएँ, बल्कि उन दोनों संस्कृतियों के अपने जो एक निजता है उसका भी सम्मान बना रहे। उनके बीच में संवाद स्थापित होते समय दोनों की संस्कृति की अपनी जो निजता है, उसकी जो अपनी खूबसूरती है, अपनी जो विविधता है, वह भी इंटैक्ट रहे, वह भी उसी तरीके से संप्रेषित हो पाए। अनुवाद कार्य के सांस्कृतिक निहितार्थ के विभिन्न स्वरूप शब्द भंडार और वाक्य विन्यास से लेकर किसी भी संस्कृति में विचारधाराओं तथा रहन सहन के तरीकों तक व्याप्त हो सकते हैं। अनुवादों को उसमें प्रदत्त विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के महत्व पर भी विचार करना पड़ता है, और यह भी निर्धारित करना पड़ता है कि उसे किस सीमा तक उन्हें लक्ष्य भाषा में पाठ में अनुदित करना चाहिए। तो यहीं पर अनुवादक या अनुवादिका की सही जांच होती है, या सही उनकी परीक्षा होती है कि वे अनुवाद करते समय जब वे किसी पाठ का अनुवाद कर रहे हैं, तो उनकी जो लॉयल्टी है या उनकी जो निष्ठा है, जिसे हम फाइडेलिटी कहते हैं, वे निष्ठा उनकी किस प्रकार किस पाठ के प्रति है। क्या उनकी निष्ठा मूल के प्रति अधिक है, या लक्ष्य के प्रति अधिक है, या फिर पाठ के प्रति अधिक है। तो इस तरह अनुवादक या अनुवादिका को अपनी रणनीतियाँ तय करनी होती है अनुवाद करते समय, और ये देखना होता है कि किस तरह और किस प्रकार वे अनुवाद करें कि दोनों ही भाषाओं की जो अपनी निजता या अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है वह भी बनी रहे, और पाठ भी संप्रेषित हो जाए, और जो नया जो श्रोता या पाठक वर्ग है वो उससे समृद्ध हो सके। संस्कृति शब्द मानवीय क्रियाकलापों की 3 प्रमुख कोटियों को संबोधित करता है। प्रथम वैयक्तिक, जिसमें मनुष्य वैयक्तिक इकाई के तौर पर सोचते तथा तदनुसार कार्य करते हैं। दूसरा सामूहिकता, जिसमें मनुष्य एक सामाजिक संदर्भ में कार्य करते हैं। और तीसरा अभिव्यक्ति परक, जिसमें समाज स्वयं को अभिव्यक्त करता है। अनुवाद एक भाषा में किसी एक समुदाय के द्वारा अभिव्यक्त विचार को दूसरे समुदाय की तद्वक्त अभिव्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम है, जिसमें सांस्कृतिक विसंकेतन, जैसे हमने कहा डिकोडिंग, पुनः संकेतन यानी रिकोडिंग, तथा संकेतन यानी कोडिंग की जो प्रक्रिया है वह शामिल होती है। जैसे विभिन्न संस्कृतियां अधिकाधिक रूप में एक दूसरे के व्यापक संपर्क में आ रही हैं, ठीक उसी प्रकार महत्वपूर्ण बहुसांस्कृतिक इकाइयों का अपेक्षाकृत विस्तार हो रहा है। प्रश्न ये है कि जब हम किसी पाठ को अंततः अनुवाद करने से पहले यदि उसे समझना चाहें, तो ये संपूर्ण बदलाव हमें किस तरह प्रभावित करते हैं। तब हम सिर्फ एक खास दिक्काल तथा सामाजिक राजनीतिक स्थिति से नहीं जूझ रहे होते हैं, बल्कि उसमें सबसे खास बात उस पाठ का सांस्कृतिक पक्ष है जिसकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अंतरण करने की प्रक्रिया संस्कृतियों के मध्य पुनः संकेतन की प्रक्रिया से होकर गुजरती है। अतः आवश्यक है कि लक्ष्य पाठक की दृष्टि में संपूर्ण विश्वसनीय दिखने के लिए लक्ष्य संस्कृति के अनुरूप ही अनुवाद किया जाए। अनुवाद की प्रक्रिया के जब 3 महत्वपूर्ण चरणों की जब हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, तो जब आप अंतरण की जो प्रक्रिया है, जब अनुवादक या अनुवादिका पाठ का अनुवाद करने के लिए जब पाठ का विश्लेषण करते हैं और अनुवाद जब वे कर रहे होते हैं, जब अंतरण की प्रक्रिया जब निष्पादन कर रहे होते हैं, अंतरण पाठ का एक भाषा के पाठ का दूसरी भाषा में जब भाषांतरण कर रहे होते हैं, तो उस समय उन्हें इस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है कि ना केवल उन्हें जो मूल पाठ है उसे डिकोड करना होता है, बल्कि डिकोड करके
उसकी जो कोड है जिसे कि हम संकेतन कहते हैं, उसके कोड को डिकोड करना होता है, बल्कि उसे लक्ष्य भाषा में या लक्ष्य पाठक के लिए उसे रिकोडिंग भी करनी होती है, जिसे हम पुनः संकेतन कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि जब वे इस प्रक्रिया से जब वे गुजर रहे होते हैं, यानी अंतरण की प्रक्रिया से, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उस प्रक्रिया से जब वे गुजर रहे होते हैं, तो वे यही वे तय करें कि उन्हें अनुवाद करते समय किसे ध्यान में रखना है। क्या उन्हें लक्ष्य पाठक को ध्यान में रखकर अनुवाद करना है, क्या मूल पाठ की संस्कृति या मूल पाठ की भाषा के प्रति उनकी निष्ठा अधिक होगी, या उन्हें ये देखना है कि जो मूलतः जो पाठ है वह पूरी तरह से संप्रेषित हो पाया या नहीं। क्योंकि लक्ष्य पाठक के लिए पाठ का अनुवाद किया जा रहा है, तो भाषा का जो मुहावरा होगा या भाषा को जो सांस्कृतिक जो निर्मिति होगी वो लक्ष्य पाठ के अनुसार होगी। लेकिन जो पाठ है, जो पाठ की जो अपनी एक सैंक्टिटी है, जो पाठ की जो अपना जो महत्व है, उस महत्व को भी बचाए रख के ले जाने की ज़रूरत है। ये अनुवादक अनुवादिका को तय करना होगा कि जब वे अंतरण या पुनर्गठन की प्रक्रिया से जब वे गुजर रहे होते हैं अनुवाद के दौरान, तो उस समय उनकी अपनी निष्ठा या उनकी जो अपनी वैचारिकी है अनुवाद को लेकर, वह क्या है और किस प्रकार वे उसका अनुवाद करते हैं। बहुसांस्कृतिक समाज और अनुवाद के बीच अंतर संबंध। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं वे बहुसांस्कृतिक समाज है, और ख़ासतौर पर हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा से एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी रहा है, जहां हम देख सकते हैं कि सामाजिक या विभिन्न आधारों पर हम देखते हैं कि भाषाएं और सांस्कृतिक आधार पर हमें बहुत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है, थोड़े माफ़ कीजिएगा, थोड़े डिस्टेंस पर। तो हम देखते हैं कि ये जो बहुसांस्कृतिकता की अवधारणा है, अब न केवल भारत में बल्कि हम पूरे विश्व में हम देख सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग रोज़गार के लिए, बेहतर जीवन यापन के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए या शिक्षा आदि के विभिन्न उद्देश्यों से, व्यापार के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान बहुत अधिक बढ़ गया है। सूचना क्रांति के आने के बाद भी हम देख सकते हैं ये जो परिवर्तन है या जो बहुसांस्कृतिक आधार पर जो आदान प्रदान की जो गतिविधियां हैं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। तो ऐसे समाज में, बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद की जो भूमिका है वे किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बहुसांस्कृतिकता जो कि वर्तमान समय की एक नई संघटना है, यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व के अधिकांश लोगों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान नई विश्व व्यवस्था से जन्मे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। साथ ही जैसे जैसे संस्कृति पनपती है तथा उत्तेजक गति से विकसित होने लगती है, वैसे वैसे राष्ट्र एवं उनकी संस्कृतियां एक सम्मिश्रण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। हम सभी देख सकते हैं कि हमारे आसपास जिस प्रकार आर्थिक दृष्टि से, या कहा जाए कि आर्थिक उदारीकरण के बाद से, भारत के संदर्भ में यदि मैं कहूँ तो आर्थिक उदारीकरण के बाद किस तरह विभिन्न देश की कंपनियां या विभिन्न देश की अर्थव्यवस्थाओं ने जिस तरह से भारत में निवेश किया, और भारत में निवेश करने के साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार उसका जो प्रभाव है वो हमारी संस्कृतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कैसे वैसे वैसे राष्ट्र एवं उनकी संस्कृतियाँ एक सम्मिश्रण की प्रक्रिया से गुजरने लगते हैं। जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ इस नई विश्व व्यवस्था में एक दूसरे से हमारा संपर्क पड़ता है, वैसे वैसे संस्कृतियाँ भी एक नई संप्रेषण प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसका अंत कहाँ होगा ये जानना बेहद मुश्किल है। आज हम एक नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान के दहलीज पर खड़े हैं। सीमाएं अदृश्य तथा विभेद समाप्त हो रहे हैं। पहले जो गहरी एवं स्पष्ट रेखाएं विशिष्ट तौर पर दृष्टव्य होती थी, वे समय के साथ फीकी और धुंधली पड़ चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये जो बात हमने यहाँ की, वह सभी हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप में इसके उदाहरण हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारा व्यवहार का तरीका, हमारी भाव भंगिमाएँ भी बहुत हद तक बदलने लगी, हमारे उच्चारण के तरीक़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो किस तरीके से जब हम विभिन्न नई संस्कृतियों से जब हम मिलते हैं, जब उनसे हमारा जब एक तरह का टकराव होता है या उनके साथ जब हमारा एक नया संबंध स्थापित होता है, तो किस प्रकार हम दोनों ही संस्कृतियाँ, दो विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे से सीख रही होती हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो संस्कृति जितने प्रभावशाली रूप से आपकी संस्कृति पर या किसी एक संस्कृति पर प्रभाव डालती है, उसका प्रभाव हमें उस संस्कृति पर अधिक देखने को मिलता है। जिस तरह हमने कहा कि भारत में अगर हम देखते हैं कि कोई खास देश या कोई खास संस्कृति या समाज यदि आर्थिक दृष्टि से निवेश करता है, तो आर्थिक दृष्टि से निवेश के साथ उसका जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो भी हमारी संस्कृति पर देखने को मिलता है। उसी तरीके से यदि हम किसी दूसरी संस्कृति या समाज में जाकर रहते हैं, ये विभिन्न उद्देश्यों से, चाहे वे व्यापार का उद्देश्य हो, चाहे शिक्षा का उद्देश्य हो, चाहे
रोजगार से संबंधित कोई कारण हो, तो जब हम किसी नई संस्कृति या नए समाज में जाकर रहते हैं तो वह संस्कृति क्योंकि बहुत प्रभावकारी होने के कारण, डोमिनेटिंग होने के कारण हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस आज एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान पर जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे में आ जा रही हैं, जहाँ सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक आदान प्रदान हो रहा है, वहाँ जो सांस्कृतिक विभेदक जो रेखाएं थी, संस्कृति की जो विभेदक रेखाएं थी, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जा रही हैं, क्योंकि हम जितना अधिक ये हमारा आदान प्रदान होगा, उस तरीके से आदान प्रदान के कारण ये सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं थी वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होंगी और उनके बीच की जो रेखाएं हैं वे कहीं ना कहीं क्षीण पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में अनुवाद की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अनुवादक के तौर पर हमें एक भिन्न संस्कृति से मुखातिब होना पड़ता है। उसकी मांग होती है कि उसका संदेश दूसरी भाषा एवं संस्कृति में जाते हुए अजनबी न लगे। वह संस्कृति अपनी मान्यताओं को सांस्कृतिक रूप से आबद्ध घोषित करती है, जिसमें उनके द्वारा प्रयुक्त सांस्कृतिक शब्द, कहावतें तथा मुहावरेदार अभिव्यक्तियाँ आते हैं, जिनकी उत्पत्ति तथा प्रयोग संबद्ध संस्कृति से आंतरिक तथा अद्वितीय रूप से आबद्ध होते हैं। इसलिए हमसे अंतर सांस्कृतिक अनुवाद की अपेक्षा की जाती है। इसकी सफलता हमारी उस संस्कृति विशेष की समझ पर निर्भर करती है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो जब हम इसके अगले सत्रों में हम देखेंगे, जब हम बात करेंगे अंतर सांस्कृतिक अनुवाद और अंतर सांस्कृतिक अनुवाद यानी इंट्रा कल्चरल ट्रांसलेशन और इंटर कल्चरल ट्रांसलेशन, तब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इंट्रा कल्चरल ट्रांसलेशन या इंटर कल्चरल ट्रांसलेशन में क्या विविधताएं होती हैं और किस प्रकार वे, जब हम किसी बहुसांस्कृतिक समाज में रहते हैं और जहां हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से बहुत अधिक आदान प्रदान है, तब ये अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि जब ऐसे किसी पाठ का अनुवाद करें जो बिल्कुल दो विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ाव रखता है, तब ऐसे में अनुवादक अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि वो दो भाषाओं के साथ उन दो संस्कृतियों की भी बेहतर समझ रखें, और न केवल समझ रखें बल्कि उसके प्रति संवेदनशील भी हों, ताकि वे ये ध्यान रख सकें कि जिस एक खास संस्कृति का पाठ का अनुवाद वे दूसरी भाषा में कर रहे हैं, तो उस खास पाठ की या उस खास भाषा या संस्कृति या समाज की जो अपनी सांस्कृतिक या भाषाई जो एक तरह से उसकी जो अपनी पहचान है, उसकी जो अपनी एक अस्मिता है, वह भी कहीं खंडित ना हो। तो ऐसे में ये ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है जब हम इस तरह के मुहावरे, लोकोक्तियों, कहावतों या प्रयुक्तियों का जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं, या ऐसी अवधारणाओं का जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं जो दूसरी संस्कृति में देखने को नहीं मिलती, तब ऐसे बहुसांस्कृतिक समाज में जहाँ बहुत अधिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, तब अनुवादक अनुवादिका की से अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस एक अनुवादक या अनुवादिका होने के नाते उस बहुसांस्कृतिकता का प्रभाव उनके ऊपर भी है। लेकिन जब वे अनुवाद के काम में जब वे लीन होते हैं या जब वे अनुवाद कर रहे होते हैं, तो अनुवाद करते समय उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दो संस्कृतियों की अलग अलग पहचान भी रखते हों, उन दो संस्कृतियों पर उनकी अपनी पकड़ भी हो, और जब वे अनुवाद करें तो उनके प्रति संवेदनशील भी हों, ताकि ये ध्यान रहे कि संस्कृति विशेष की जो अपनी निजता है उसका भी सम्मान बचाया रखा जा सके। और लक्ष्य भाषा में जब उस संस्कृति को आरोपित किया जाए या पाठ को जब अनुवाद किया जाए, तो संस्कृति की अपनी जो पहचान है, उसकी विविधता या उसकी जो अपनी निजता है, वह भी इंटैक्ट रहे या बनी रहे। इस तरह ये चिन्हित किया जा सकता है कि अनुवाद में कूट संकेतीकरण यानी कोडिंग को महज भाषा रूपांतरण पर ही संकेंद्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण तौर पर उसे सांस्कृतिक स्थानांतरण प्रक्रिया पर संकेंद्रित रहना चाहिए। पूर्व कथन के अवश्यंभावी परिणाम के तौर पर अनुवादक या अनुवादिका को बहुसांस्कृतिक नहीं तो कम से कम द्विसांस्कृतिक एवं दुभाषीय तो होना ही चाहिए। तो स्पष्ट है कि अनुवाद जो है मूलतः, जैसा कि हम अनुवाद को अक्सर कहते हैं कि अनुवाद विज्ञान है, और विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने, जो भाषा वैज्ञानिक अनुवाद चिंतक जिसमें नायडा का भी महत्वपूर्ण स्थान है, वे अनुवाद को विज्ञान के रूप में देखते हैं और मानकर चलते हैं कि अनुवाद में कोडिंग और रिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग और रिकोडिंग की जो प्रक्रिया घटित होती है वो पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें हम एक भाषा के संकेतों को दूसरी भाषा में आरोपित करने का या अनुवाद करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे समाज की बात करते हैं जहाँ सांस्कृतिक दृष्टि से, या हम ऐसे पाठ की बात करते हैं जो जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से विविधता है, जिसकी जो निर्मिति है या इसका जो परिवेश है पूरी तरह से सांस्कृतिक परिवेश है, ऐसे अनुवाद में पाठ का केवल रिकोडिंग कर देना दूसरी भाषा में, या उसको एक भाषा से डिकोड करके दूसरी भाषा में रिकोड कर देना ही अनुवादक का काम नहीं है। अनुवादक अनुवादिका का काम वास्तव में सांस्कृतिक रिकोडिंग करना भी है। यानी कि जब वे किसी ऐसे सांस्कृतिक पाठ का अनुवाद करें तो अनुवाद करते समय उनकी अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत ये ध्यान रहना चाहिए कि वे केवल भाषा का अनुवाद नहीं कर रहे हैं, केवल कथ्य का अनुवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति में ले जाने का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी तरीके से यदि वे दोनों संस्कृतियों के प्रति संवेदनशील होंगे, तो ऐसी संवेदनशीलता की स्थिति में वे केवल अनुवाद नहीं करेंगे बल्कि सांस्कृतिक रूपांतरण करेंगे एक पाठ का दूसरी भाषा में।
उस सांस्कृतिक रूपांतरण की प्रक्रिया में वे दोनों ही संस्कृतियों के प्रति न केवल सम्मान रखेंगे बल्कि दोनों संस्कृतियों की अपनी निजता का भी ध्यान रखेंगे और पाठ का अनुवाद करते समय इसे इस तरीके से अनुवाद करेंगे कि लक्ष्य पाठक या लक्ष्य श्रोता तक पाठ पहुँच भी जाए और मूल की अपनी संस्कृति की जो विशिष्टता है वह भी बनी रहे और लक्ष्य की जो अपनी विशेषताएँ हैं, भाषाई विशेषताएँ, उनका भी सम्मान किया जा सके। तो जब हम अनुवाद के संदर्भ में जब हम बात करते हैं और क्योंकि वैश्विक आधार पर भी हम देखें तो अनुवाद को लेकर जो विभिन्न सिद्धांतों का जो निर्माण हुआ है, उन सिद्धांतों के निर्माण का जो बेसिक आधार है वह सृजनात्मक साहित्य ही रहा। विश्व साहित्य की अवधारणा हो, तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा हो, अनुवाद के विभिन्न सिद्धांतों के संबंधित जो अवधारणाएं हैं, उन सबके पीछे जो मूल आधार था वह सृजनात्मक साहित्य ही रहा, या कहा जाए कि ऐसा साहित्य जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जिसकी निर्मित होती है। तो ऐसे साहित्य के अनुवाद में अनुवादक अनुवादिका के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अनुवाद केवल एक विज्ञान नहीं है बल्कि एक कौशल है, एक कला है और एक तरह से वे एक तरह से पाठ के पुनर्निर्माण का काम करती है। जब हम अनुवादक अनुवादिका की भूमिका की जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर मानकर चलते हैं कि अनुवादक या अनुवादिका लक्ष्य भाषा पाठक पाठिका के लिए मूल रचनाकार का काम करते हैं, मूल रचयिता का काम करते हैं। तो वहाँ पर उनकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है वह भी दृष्टिगत होनी चाहिए और वह तभी संभव है जब वह दोनों भाषाओं के साथ बराबर न्याय करें। इस कारण संप्रेषण के संबंध में संस्कृति की प्रकृति को जानना समझना कई रूपों में सहायक है। प्रथमतः वे विभिन्न समाजों और सामूहिक आचार व्यवहार, मान्यताओं, मूल्यों तथा परंपराओं की विभिन्नताओं के उद्भव के विश्लेषण में हमारी मदद करता है तथा वे संप्रेषण प्रक्रिया का भी अनुस्मारक प्रदान करता है जिसके तहत इन समस्त विभिन्नताओं का जन्म हुआ। सांस्कृतिक विभेदों के संदर्भ में लोगों की सहनशीलता को बढ़ाने के संदर्भ में इस ज्ञान का प्रयोग हो सकता है और किया भी जाना चाहिए। दूसरा, ये इस प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करता है जिससे व्यक्ति संबंधों, समूहों, संस्थानों तथा समाजों को समझने एवं अपनाने के क्रम में होकर गुजरते हैं। तीसरा, वे संप्रेषण के महत्व का रेखांकन विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में एवं सांस्कृतिक बदलाव की प्रेरक शक्ति के रूप में भी कार्य करता है। यह हमारा जोर अनुवाद की प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका एवं उसके महत्व पर है। कई प्रकार के दिक्कतों का सामना तब करना पड़ता है जब विभिन्न प्रचलित शीतल पेय या वस्त्र उद्योगों से संबंधित प्रचारों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया जाता है। हम देखते हैं कि जब हम अनुवाद के दौरान जब हम किसी ऐसे पाठ का अनुवाद करते हैं जो किसी एक खास समाज विशेष में जिसका अपना एक अर्थ है, लेकिन जब उस पाठ के उस खास संदर्भों का प्रयोग जब हम दूसरी भाषा में कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना जाना जरूरी है कि सांस्कृतिक संदर्भ में उसका अर्थ वहाँ पर क्या है। तो जिसकी ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है, तो ऐसे पाठ के अनुवाद में अक्सर विज्ञापन आदि के अनुवाद में अनुवादक अनुवादिकाओं से अपेक्षा की जाती है कि जब वे किसी ऐसे पाठ का अनुवाद करें जिसका कि अपने कुछ सांस्कृतिक निहितार्थ हैं, तो उस दूसरी संस्कृति में उसका अनुवाद करते समय उसके सांस्कृतिक निहितार्थों की जांच कर ली जाए ताकि वहाँ अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। जॉर्ज इलियट तथा चार्ल्स डिकेंस की रचनाओं का हिंदी अनुवाद करने वालों को भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम जानते हैं कि विश्व का जो साहित्य है जो अलग अलग भाषाओं से अनुवाद होकर हम तक पहुंचा, वे अलग अलग भाषाओं में लिखा होने के कारण, या फ्रेंच जैसे हमने कहा जॉर्ज इलियट या चार्ल्स डिकेंस को जो साहित्य है जिसके अपने एक खास फ्रेंच शब्दावली या प्रयोग हैं, जब उसका अनुवाद अन्य भाषाओं में किया गया तो उस तरह की जटिलताएं देखने को मिली, क्योंकि बिल्कुल सांस्कृतिक दृष्टि से दो अलग भाषाओं के बीच अनुवाद का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। उसी तरीके से जब हम भारतीय साहित्य के अनुवाद की वैश्विक संदर्भ में जब उसकी हम चर्चा करते हैं तो अक्सर ऐसे बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं जिनका कि अनुवाद लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि वे अवधारणागत आधार पर बहुत भिन्न होते हैं। तो ऐसे दृष्टि से अनुवादक अनुवादिकों को अपनी एक तय रणनीति के अनुसार अनुवाद करना चाहिए और अनुवाद करते समय ध्यान रखना चाहिए कि किस इकाई का या किस बिंदु का या किस अवधारणा का अनुवाद किया जाना आवश्यक है और किसका बिना अनुवाद किए या किसी अन्य माध्यम से, जैसे थियरी ऑफ रिटेंशन कहते हैं, उसके माध्यम से भी अनुवाद पाठ को दूसरी भाषा में आरोपित कर सकते हैं और उसकी व्याख्या करके या उसका संदर्भ समझा कर भी उसका अनुवाद किया जा सकता है, जिसके माध्यम से अनुवादक जो हमारा जो श्रोता वर्ग है या पाठक है, हमारा लक्ष्य पाठक वर्ग है, उस तक पाठ संप्रेषित भी हो जाएगा और मूल पाठ की जो निजता है या उसकी जो अपनी जो सांस्कृतिक जो पहचान है वह भी बची रहेगी। तो इस तरीके से हमने जाना कि इन तीनों ही महत्वपूर्ण तीनों सत्रों में संस्कृति एवं संप्रेषण से संबंधित जो हमारे विभिन्न सत्र रहे
उनमें हमने जाना कि संप्रेषण क्या होता है, संस्कृति का क्या अर्थ है, संस्कृति और संप्रेषण के बीच किस प्रकार संपर्क होता है, भाषा और संस्कृतियाँ किस तरह आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, विभिन्न संस्कृतियों ने भाषा के तौर पर विभिन्न संकेतों को जन्म दिया है। इस कारण यदि हम किसी भाषा को समझना चाहें तो हमें उसकी संस्कृति को जानना बेहद आवश्यक होता है। किसी भी भाषा को आप केवल उसकी बाह्य सतह से या उसकी जो कह सकते हैं एक्सटर्नल जो इसकी जो आउटलेयर है केवल उससे आप उस भाषा को नहीं पहचान सकते। किसी भी भाषा को जानने और समझने के लिए उसकी समझ उसकी संस्कृति से निर्मित होती है, उसकी परंपराओं से या उसकी उस पृष्ठभूमि से निर्मित होती है जिसमें उस भाषा का निर्माण हुआ। तो संस्कृति बहुत ही आत्मनिष्ठ और लचीली वस्तु है, उसका कोई एक चेहरा नहीं होता। वे लोगों के मस्तिष्क की संरचना में बेहद बारीकी से घुली रहती है और निरंतर परिवर्तनशील होती है। तो हमने जाना कि संस्कृति में क्या विविधताएं हैं, सांस्कृतिक स्तर पर क्या कौन कौन सी विविधताएं देखने को मिलती हैं, संस्कृति किस प्रकार संप्रेषण को जन्म देती है और संप्रेषण किस प्रकार संस्कृति को जन्म देती है, संस्कृति और संप्रेषण अनुवाद के संदर्भ में कितना उपयोगी हो जाते हैं और अनुवाद करते समय किस प्रकार अनुवादकों को केवल दो भाषाओं का नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। दो संस्कृतियों के ज्ञान के माध्यम से ही वे किसी पाठ के साथ सही मायनों में न्याय कर पाएंगे और दोनों ही भाषाएं, जैसे हम स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा कहते हैं, उन दोनों की निजता का भी सम्मान कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है इस तीनों सत्रों के माध्यम से जानना कि संस्कृति और संप्रेषण अनुवाद का ही एक रूप है, या हम ये कहें कि अनुवाद भी संस्कृति और संप्रेषण के निर्माण का या उसके विकास का काम करता है। तो हम जब भी अनुवाद की बात करते हैं तो हम उसे संस्कृति से काट कर नहीं देख सकते, क्योंकि अनुवाद वास्तव में केवल दो भाषाओं के बीच में घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसमें संस्कृति की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ ये तीनों ही सत्र आपके लिए बहुत लाभकारी रहे होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।